पहले तो राम राम सर, नमस्ते। बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पे। थैंक यू श्वेता, बड़े दिनों के बाद आप दिखे हैं। थैंक यू। बिल्कुल सर, नमस्ते। बहुत समय हो गया, बहुत टाइम हो गया। आपसे ही सीखे हैं हम लोग। और क्योंकि आपका तारुफ कराने की तो जरूरत है नहीं, सभी आपको जानती है, हरियाणा की जनता अच्छे से। हरियाणा की राजनीति आप समझते हैं, रिसर्च वर्क भी इतना ज्यादा आप करते हैं, हर कोने में पहुंचते हैं। क्योंकि अभी अभी हाल ही में हरियाणा के चुनाव हुए हैं और सभी को यही जानने में इंटरेस्ट है कि आखिर एकदम से जो ये हवा चल रही थी कांग्रेस की, कि कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, और आ गई बीजेपी एक बार फिर से, तीसरी बार, क्योंकि सरकार बनाने जा रही है। मैंने आपका एक वीडियो देखा था, किसी इंटरव्यू में आप बोल रहे थे। एक आप ऐसे शख्स हैं जिनका मैंने सुना था कि सब कह रहे हैं कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। आपने कहा कि नहीं। मैंने आपका स्पेशली वो वीडियो देखा और उसके बाद ही ये प्लानिंग की कि आपके साथ तो चर्चा एक बनती है जरूर अब चुनावों को लेकर। आपने ही कहा कि नहीं, लोग जो कह रहे हैं वो इस बार कुछ अलग दिख रहा है और आंकड़े अब कम दिख रहे हैं। क्या आपने ऐसा देखा कि जब सब कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है और आप एक अलग थे जिन्होंने कहा कि नहीं? श्वेता जी, अब अपन की जो है तीन भविष्यवाणियां सही रही हैं, क्योंकि डेटाबेस हमने बोला है 2014 2019। हालांकि 2019 में हम थोड़े से गलत रहे, हमने 9-1 दिखाया था। लेकिन एक सीट जो रोहतक की थी वो हमने कांग्रेस को दिखाई थी। हम्म। और 2019 में तो आपने ही बात की थी मेरे से, मैंने कहा था हंग असेंबली आएगी, जब लोग 75 पार की बात कर रहे थे। लेकिन इस चुनाव के दौरान जो है सारी एजेंसियां सही थी, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज भी सही थी। सिर्फ एक बात में चूक हो गई, चुनाव के दौरान जो तत्कालीन कारण रहे उनके कारण, जो पिछले बड़े कारण थे, दीर्घकालिक जो कारण थे, उन्होंने अपना असर दिखाया। और जो नतीजे थे वो, मुझे लगता है कि 20 तारीख के आसपास आंकड़ों में बड़ा बदलाव हुआ और नतीजे जो है बदलते चले गए। लास्ट में जब सेकंड करवट आई 1 तारीख के आसपास, तो नतीजे इस तरह के रहे। मुझे मेरे लगता है कि जो दीर्घकालिक कारणों की अगर हम बात करें तो दो दीर्घकालिक कारण हैं। एक तो संगठन, हम्म। बीजेपी जो है एक पार्टी के रूप में लड़ी, उनके पास एक संगठन है। खुद बीजेपी के भी लगभग 70 से 100 के आसपास संगठन है अलग अलग। और आरएसएस के भी 400 से लेके 500 के आसपास संगठन है, जिनके बारे में आइडेंटिफाई भी नहीं किया जा सकता कि ये आरएसएस इनको रन करता है या कोई और करता है। कुछ संगठन ऐसे भी हैं। जबकि कांग्रेस जो है पिछले, ये मान के चलो कि 15-20 साल से उनका संगठन ही नहीं है। कोई ये कह नहीं सकता विलेज लेवल पे, गांव लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि भाई मैं कांग्रेस हूँ। तो बीजेपी और कांग्रेस में एक बड़ा अंतर ये रहा। दूसरा बड़ा अंतर रहा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री का बदलना। नायब सैनी किसान जाति से बिलोंग करते हैं, बीसी ओबीसी का चेहरा थे। लोकसभा चुनाव में भी उनका प्रभाव रहा, खासकर करनाल में, अंबाला में और अहिरवाल की शहरी जो विधानसभाएं हैं उनमें सैनी बहुल काफी वोटर है। लेकिन जो बीसी नाराज हुआ था बीजेपी से, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, वो नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में वापस आया। तो ये दो बड़े बात है। किसान आंदोलन का भी प्रभाव काफी कम हुआ, क्योंकि किसानों के बारे में नायब सैनी जी ने काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दी और खुद वो किसान जाति से बिलोंग करते हैं। तो किसानों में भी ये हुआ कि देखते हैं भाई इनका काम करने का तरीका कैसा है। फिर एक के बाद एक उन्होंने बड़े फैसले लिए। मनोहर लाल जी के कई फैसलों को उन्होंने पलटा भी। अपनी पार्टी का जो ये मान के चलो कि जो डिसीजन पहले मुख्यमंत्री ने लिए थे, उनमें से 70-80 फैसले उन्होंने पिछले 50-60 दिन के ही कार्यकाल में बदल दिए। तो ये दो तो दीर्घकालिक कारण है। और बाकी लगभग 8 से 10 जो कारण है वो चुनाव के दौरान के हैं। चुनाव के दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, वो अलग से है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो कांग्रेस में गुटबाजी, और क्योंकि देखिए चुनाव तो जीते नहीं, उससे पहले ही सीएम कौन बनेगा उसको लेकर बयानबाजी हो रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हम देख रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा अलग कर रहे हैं, बेटे दीपेंद्र अलग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री चेहरे के ऊपर चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ पे अभी नतीजे सामने आए थे, इतना कॉन्फिडेंस कांग्रेस को, इतना, और एकदम से धड़ाल गिर पड़ी कांग्रेस। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों को कांग्रेस ने जो है वो विधानसभा के संदर्भ में लिया, और यही उनसे बड़ी भूल हो गई। इन्होंने लालच, उत्तराखंड में भी यही स्थिति थी। कमोबेश में उत्तराखंड में काम कर रहा था, तब भी कांग्रेस जो है बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रही थी। लेकिन कांग्रेस के लीडर सीएमशिप को लेकर, अपने आदमियों को टिकट दिलाने के लेकर इतने लालच में आ गए कि बीजेपी की सरकार उन्होंने प्लेट में रख के दे दी। ठीक ऐसा ही राजस्थान में भी हुआ। जब खूब अच्छे से सरकार बना सकते थे तो गुटबाजी थी वहां पे, सचिन पायलट जी ने पूरी मदद नहीं की। और जो मुख्य ग्रुप था, मुख्यमंत्री जी, शायद उन्होंने मदद लेनी भी नहीं चाहिए। सेम स्थिति यहाँ भी ऐसी थी। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा जी खूब अच्छे से जानते थे
कि हरियाणा में जाट जमा में हरिजन बराबर सरकार होती है। और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें बीजेपी को पिछले 3-4 चुनाव से अगर हम बात करें, जब से बीजेपी अपने फ्लो में आई है, तो बीजेपी को ज्यादा वोट मिलता है और विधानसभा में उनका वोट प्रतिशत लगभग 10-20% तक कम हो जाता है। उन्होंने इसी आंकड़े को समझा। और ये लोकसभा चुनाव की जो 5-5 की जीत थी, इस नतीजे को इन्होंने बड़े उत्साहित होकर अपने अपने ग्रुप बना लिए, अपने अपने ग्रुपों से उनकी टिकट किया। और कांग्रेस का ये एक बड़ी भूल और हो गई जो हाईकमान से है, फार्म भरवाए गए लोगों के करीब करीब मेरा मानना यह है कि 30 टिकटें ऐसी डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई कि जो फार्म भरवाने वालों का कहीं पूछ ही नहीं हुई। सीटिंग गेटिंग का फार्मूला लागू कर दिया गया। जो सीटिंग गेटिंग का फार्मूला लागू करना था तो उन सीटों के ऊपर फार्म ही क्यों भरवाए इन्होंने। कुछ ऐसे लोगों को भी टिकटें दे दी गई जिन्होंने फार्म अप्लाई नहीं किए थे। जैसे रणदीप सुरजेवाला जी के बेटे को उन्होंने अप्लाई नहीं किया, दे दी। फोगाट को दे दी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। सीटिंग गेटिंग के फार्मूले में भी बड़ा हार का कारण बना है कांग्रेस के लिए। इसमें यह हुआ कि 8-10 टिकटें ऐसी थी जो बदली जानी चाहिए थी। एज राहुल गांधी का जो फैसला था एज ग्रुप का, उसमें ये मान के चलो कि बेरी की सीट बदलनी जानी चाहिए थी, गोहाना की बदली जानी चाहिए थी। कुछ सीटें ऐसी थी जहां एंटी इनकम्बेंसी थी कुछ विधायकों के प्रति, उनकी सीट बदलनी चाहिए थी या उनको दूसरी या उनकी टिकट काटी जानी चाहिए थी। बीजेपी ने बड़े हार्ड फैसले लिए। 16 ऐसे व्यक्तियों की, या तो वो मंत्री थे या एमएलए थे, मंत्रियों को भी नहीं बख्शा, उनकी भी टिकट काट दी अगर वो विनिंग नहीं थे। तो ये बड़ा फर्क था। और रही बात आपकी मुख्यमंत्री शिप को लेकर, मेरा मानना यह है कि मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बनना था, लेकिन इन्होंने इस जल्दबाजी में कि मैं दिखा दूं लोगों को कि मैं बन रहा हूं, इन्होंने इलेक्शन को जाट नॉन जाट कर दिया। दो बड़े रीजन हैं। मैं इसमें ये मानता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा की राजनीति और नारनौंद का वो बुढ़ा, जिसने बुजुर्ग आदमी जिसने शैलजा के बारे में जातिगत हाँ, अभद्र टिप्पणी की और जिसको बाद में बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया। बिल्कुल, और मैं इसी बात नारनौंद पे आपके पास नार आने वाली थी कि सैलजा वाला जो ये मुद्दा है, क्या ये भी एक फैक्टर है कि जो कांग्रेस को कम बिल्कुल, सीटें आई है? ये श्वेता बहुत बड़ा मुद्दा था। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया जिसने इस इलेक्शन को जाट और नॉन जाट में कन्वर्ट कर दिया। ये घटना है जिस दिन टिकटें अनाउंस हुई थी, शायद 11 तारीख थी, 11 तारीख की हुआ भद्र टिप्पणी थी। और सबसे बाद में जो टिकट अनाउंस की गई वो नारनौंद की थी। नारनौंद की टिकट जो है शैलजा जी पहले ही घोषित कर चुकी थी। अगर शैलजा जी पहली कोई टिकट मांगती तो वो नारनौंद से होनी थी, डॉक्टर अजय सिंह की होनी थी, जिसके बारे में बाद में कहा कि हेलीकॉप्टर से टिकट आई है, ये हुआ है, अभद्र टिप्पणी की गई और शैलजा जी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, यानी सार्वजनिक जो जनसभाएं हैं या प्रचार है उससे दूर कर लिया। वो 23 तारीख को प्रकट होती हैं। इस बीच बीजेपी समर्थित लगा लो या बीजेपी का पोषित लगा लो या दूसरी जो मीडिया है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, उन्होंने भी इस बात को फोकस करना शुरू कर दिया कि शैलजा जी नाराज हैं। और बीजेपी के समर्थित जो मीडिया संस्थान है उन्होंने इस बात को चलाना शुरू कर दिया कि 25 तारीख को शैलजा जी नरेंद्र मोदी की गोहाना रैली में बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। और जब हम फील्ड में थे 18 तारीख से लेके 23 तारीख तक हम्म। जो हरिजन वोट बैंक है या अनुसूचित वोट बैंक है जिसमें वाल्मीकि भी आ गए हैं, उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि 25 को डिसीजन करेंगे भाई, अभी नहीं बता रहे किसको वोट कर रहे हैं। जब हम सैंपलिंग कर रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे कि क्या होने जा रहा है यहाँ पे, तो कितना बड़ा बदलाव हुआ उसको देखकर ही पहले हरिजन बदलाव हुआ, फिर जो 50-50 था वाल्मीकि उसमें बदलाव हुआ, जो धानक जाति का वोटर है वो ऑलरेडी बीजेपी के साथ था, वो तो था ही था, उसको देखकर बैकवर्ड भी वापस चला गया। जो बीजेपी के शासन से नाराज था, 10 साल की ज्वाइंट इनकम्बेंसी थी, उससे वो वापस चला गया बीजेपी के पास कि भाई कम से कम बीजेपी में इस तरह की कोई अपमानजनक स्थिति तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि बड़े फैक्टर के रूप में अगर कोई काम किया है तो शैलजा जी वाला जो प्रकरण है उसने बड़ा काम किया है। और भी कई मामले हैं इसमें, जैसे रणनीतिक अगर बात है, बीजेपी ने बड़ी सावधानी से साइलेंटली हर एक विधानसभा के लिए अलग अलग रणनीति बनाई और एक एक दो दो कैंडिडेट ऐसे खड़े किए जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। बीजेपी ने रणनीतिक तौर पर दूसरा बड़ा डिसीजन ये किया कि मुख्य विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस नंबर 1 पे थी, इनेलो नंबर 2 पे थी, बीएसपी नंबर 3 पे थी, जेजेपी खत्म हो चुकी थी, उसका भी अलायंस करवाया। यानी बीजेपी विपक्ष को कमजोर करने के लिए, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए इनेलो और बीएसपी का गठबंधन करवा रही है, बीजेपी का गठबंधन करवा रही है चंद्रशेखर रावण के साथ। और कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं, कांग्रेस बने बनाए अपने गठबंधन को तोड़ रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, जिस गठबंधन के दम पर उन्होंने
5-5 की जीत दर्ज की थी, उसको वो लोग तोड़ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि रणनीतिक रूप से जो है वो बीजेपी कामयाब रही है, और कांग्रेस जो है वो फेल रही है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने बड़ा लाभ जो है वो बीजेपी को दिया है। फिर एक बड़ा फर्क था चुनाव प्रबंधन का। कांग्रेस ने जो है कर्नाटक के सुनील को हायर किया, जो साउथ में जीत के बड़े हीरो रहे थे। उस शायद उसको हरियाणा की डेमोग्राफी के बारे में, टेस्ट के बारे में जानकारी नहीं रही होगी, या बदलते मिजाज की जानकारी नहीं रही होगी। और दीपेंद्र जी ने शायद इंडिपेंडेंटली आईपैक को हायर किया हुआ था। तो दोनों ही जो एजेंसियां थी वो ऐसी थी जो बाहर की थी, जिनके पास बहुत ज्यादा हरियाणा का अनुभव नहीं था, हरियाणा के लोगों को मिजाज जानने का नहीं था। जबकि बीजेपी अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं के फीडबैक के ऊपर, आरएसएस की फीडबैक के ऊपर, और स्थानीय रिसर्च जो स्कॉलर थे, जिन जो डाटा कलेक्शन करते थे, उनकी फीडबैक के ऊपर उन्होंने डिपेंड किया। बड़ा फर्क पड़ा। एक तत्कालीन कारण और रह गया है, हम्म। नौकरियों वाला। बीजेपी का जो सबसे मुख्य चुनावी मुद्दा था वो बिना खर्ची और पर्ची वाला था। उन्होंने अपने आप को ये बताया कि भाई हमने जो नौकरियां दी हैं सरकारी, वो बिल्कुल बिना भेदभाव के दिए। जबकि कांग्रेस के जो नेता थे दो, खासकर नीरज शर्मा और कुलदीप शर्मा, वो बिल्कुल बीजेपी का जो मुख्य एजेंडा था चुनावी, उसको पोषित कर गए, ये कह के कि भाई हम हाँ। नौकरियां वर्कर्स को देंगे, बांटेंगे। तो मुझे लगता है कि ये दो तीन बिल्कुल चुनाव के दौरान के मुद्दे हैं, शैलजा जी वाला, नौकरी वाला। और चुनाव प्रबंधन का जो विषय है वो एक बड़ा है, दूसरी तरह का है, और कुछ दीर्घकालिक कारण है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो चुनाव लड़ा वो शानदार लड़ा, और वो बिल्कुल बहुत पीछे होते हुए आज सरकार बनाने में कामयाब हो गई। और कांग्रेस जो है अपने ही मुझे लगता है कि अपने ही उसमें बाहर में जो है बिखर गई। बहुत वो हो गया कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस के नेता इतने ओवर कॉन्फिडेंट होके बोल रहे थे जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, सीएम बन रहा है। बीजेपी वालों को मैं देख रही थी, बीजेपी का चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, उनके चेहरे पर मतलब एक साइलेंट जीत होती है ना, साइलेंट मतलब वो शांति से जीते हैं, और कोई इतना शोर नहीं बचाया बीजेपी वालों ने। ये इस बार खास बात मैंने देखी है। आपने देखा होगा कोई भी ऐसा बयान नहीं आया उनका कि ओवर कॉन्फिडेंट में दिखाई दे रहे हो बीजेपी वाले नेता। क्योंकि कांग्रेस का, अच्छा, एक कांग्रेस का ये फैक्टर भी आपने बताया अभी कि सैलजा वाला बहुत ज्यादा चला है मुद्दा। तो देखिए, थोड़े दिन पहले ही किरण चौधरी ने नाराजगी जताई अपनी और वो शामिल हुई, उसके बाद भी कांग्रेस ने सैलजा वाले मुद्दे को लेकर कोई काम ही नहीं किया, वर्क ही नहीं किया। एक्चुअल में एक ये लोग इतने, महिला वाला फैक्टर आ जाता है ना, वहां पर कुछ ज्यादा सेंसिटिव भी हो जाता है इशू। महिला वाला तो खैर इतना ज्यादा नहीं था, हरियाणा में बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करता, उत्तराखंड में या दिल्ली में तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन शहरी सीटों के ऊपर जो है वो महिला वाला फैक्टर भी रहता है प्रभावी। लेकिन अनुसूचित वाला जो है, शेड्यूल कास्ट वाला फैक्टर ज्यादा रहा। जो शेड्यूल कास्ट वोट जिसने थोक के भाव में लोकसभा में कांग्रेस को वोट दिया था कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के नाम पर, वो वापस बीजेपी के साथ चला गया। ये एक बड़ा बड़ा मुद्दा रहा, जो चुनाव जिसने बदला है, जिससे आंकड़े बदले हैं, और बीजेपी बिल्कुल मुकाबले में आ गई। मैंने तो देखा है इसको। हम जब स्टैटिक्स कलेक्ट कर रही थी हमारी टीमें, करीब एक साथ में हम 15 से 20 सीटों के ऊपर एक साथ कलेक्शन होती थी हमारी स्टैटिक्स की। तो जैसे ही 15 तारीख के बाद में जो डेटा आना शुरू हुआ है, उसमें बदलाव आना शुरू हो गया। 20 के बाद जो है शेड्यूल कास्ट वोटर जो है वो बिल्कुल साइलेंट हो गया। और 25 के बाद, जब 23 को शैलजा जी प्रकट होती हैं यमुनानगर में, जगाधरी में एक उनकी जनसभा होती है, उसके बाद जब वो स्टैटिक्स हम देखते हैं, तो शेड्यूल कास्ट का जो वोटिंग पैटर्न था, वो जहां बीजेपी को 18 से 25-26% तक मिल रहा था, वो एकदम से 38 से लेके 46% तक चला गया। ये बात कर रहा हूं मैं 25 तारीख की। और उसके बाद में 1 तारीख की जो जो आपने रिकॉर्डिंग देखी है हमारी टाइम्स नाउ पे, वो 27 तारीख की है, 28 को उन्होंने पब्लिश किया है। तो 27-25 को जब डेटा मिला, तो मैं देख रहा था कि यहाँ बदलाव आ रहा है, पानी जो है वो दूसरी दिशा में बहना शुरू हो गया है, और अब चेंज हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि पोलराइजेशन अगर होगा वोटों में, तो गरीब आदमियों में, या सामाजिक रूप से जो छोटी कास्टें हैं, या संख्या में भी जो कम कास्टें हैं, उनमें जो वोटों का पोलराइजेशन होता है वो बड़ा साइलेंटली होता है। जो मुख्य जातियां होती हैं, जो जिनके पास लैंड होल्डिंग है, जिनकी संख्या बल ज्यादा है, वो बड़े वोकल होकर बात करते हैं, खुले मुंह से बात करते हैं। लेकिन जिनकी संख्या कम है, वो बड़े साइलेंटली काम करते हैं। जो वोट बैंक में ट्रांसफर में देख रहा था, तो इससे बड़ा बदलाव होने की, या नतीजों में बड़ा चेंज होने की बात जो है वो लोग नहीं समझ पाए, जो बाहर से काम करने वाले लोग थे, या बीजेपी कांग्रेस के भी लोग थे। बीजेपी इस बात को देख रही थी, क्योंकि ये ग्राउंड की
इनके पास सिस्टम था, इनके पास पार्टी थी, संगठन थी, फीडबैक इनके पास डेली का डेली आता था, और ये लोग बड़ी नजर बनाए हुए थे। जबकि कांग्रेस के लोग आपाधापी में लूट मार में लग गए कि मैं सीएम बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, इसको हरा दो, इसको जिता दो। अब बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं कि इसको हरा दो, उसको जिता दो, ये वाली जिसमें जो है घुड़ेला को हराने के बाद जेपी के ब्रदर कर रहे हैं, कोई और कर रहा है। अब मतलब कांग्रेस ये लग रहा था कि, और अच्छा एक बात और है बड़ी, चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद में दीपेंद्र जी को बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जो सैकड़ों लोगों ने कहा है कि भाई साहब 50 10 20 सीटों तो हरानी पड़ेंगी अब की बार। तो ये दिमाग कहाँ सेट है? आप ये सोच के देखिए कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि 10 20 सीटें अगर हमने सीएम सीट लेनी है तो हमें पार्टी को जो है वो 50 के आसपास कंट्रोल रखना होगा। इस तरह की जो स्ट्रेटजी अगर बार बार लोग कह रहे हैं, ऐसे लोगों को कहना चाहिए था कि भाई आप अपने काम से काम रखो, ये तुम्हारा काम नहीं है कि पार्टी कितनी जीतती है कितनी नहीं है। तो आप मतलब लोगों के अंदर जो टेम्परामेंट था, उस टेम्परामेंट की वजह से ही ये पोलराइजेशन हुआ है। और उस टेम्परामेंट को, हालांकि भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र इस टेस्ट के आदमी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी साइलेंट रह के उसको पोषित किया है। अगर वो शैलजा जी को अकोमोडेट करते, एक सीट अगर नारनौंद की वो दे देते, जिससे पूरे हरियाणा की 10 12 सीटों के ऊपर लाभ होता, तो क्या दिक्कत थी उस बात में? हम ये बात कर रहे हैं कांग्रेस के एस्पेक्ट्स में, जबकि बीजेपी ने हर एक कांग्रेस की गलती को भुनाया। चाहे वो उनको कहीं भी मिल गई, चाहे वो नौकरियों वाली बात थी, चाहे वो अभद्र टिप्पणी वाली बात थी, चाहे वो शैलजा जी के साइलेंट होने वाली बात थी। एक साइलेंट एएनआई को इन्होंने इंटरव्यू दे दिया जिसमें कह दिया कि पूरे भारत का दलित देख रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। अजीत अंजुम को कह दिया उन्होंने कि 72 सीटों के ऊपर तो मुझे बुलाया ही नहीं जाएगा। आप इस सोच के देखिए कि इन इन इंटरव्यूज का हरियाणा के शेड्यूल कास्ट वोटर के ऊपर कितना असर पड़ा होगा, जो कि संख्या में केवल शेड्यूल कास्ट 20% के आसपास है। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि इनकी वायरल हो रही थी वीडियोस, आप जिक्र कर रहे हैं, कभी नीरज शर्मा ये अपने फरीदाबाद एनआईटी के उम्मीदवार रखे, इन्होंने बोला सीधा सरेआम बोल रहे हैं ये कि हम कोटा है मेरे पास 2000 का और 50 वोट दोगे आप एक नौकरी लेके जाओगे। एक गोगी का मेरे को याद है, शमशेर गोगी बोल रहे हैं कि हम अपना घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों को भरेंगे। मतलब इस तरीके के बयान आएंगे तो आप देखो लोगों पे क्या असर पड़ेगा, और हरियाणा की जनता पे तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही असर पड़ता है इन चीजों का। हाँ, जो गरीब आदमियों को बीजेपी ने नौकरियां दी थी, वो सारा का सारा जो बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट का जो वोट बैंक था, वो इन 3 4 लोगों के बयानबाजी से जो है वापस चला गया कि ये लोग तो उसी पैटर्न पर जाएंगे। हालांकि दीपेंद्र जी ने इसका बड़ा कोशिश की कि इसको रिकवर किया जाए बाद में, जब लेकिन जब तक वो बात फैल चुकी थी, वो उसका कोई फायदा मिला नहीं इन्हें बयान देने का वापस कि भाई हम वरीयता पर देंगे, ये देंगे, वो देंगे। लेकिन जो लोग कह चुके थे, बड़े नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो 3 लोग कह चुके थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ना था उस बात पे। तो ये दीर्घकालिक, ये चुनाव के दौरान तत्कालीन कारण है जो हार का कारण बने। अच्छा, ये एक जिक्र आपने किया पर्ची खर्ची वाला, कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे याद है, मैं अभी कल परसों किसी के साथ बैठी हुई थी, 3 4 लोग, वो दूसरे राज्य के हैं। वो ये डिस्कस कर रहे थे कि आपके हरियाणा में एक बहुत अच्छा मुद्दा चल रहा है कि पर्ची खर्ची का, मतलब ये पर्ची खर्ची वाला जो इन्होंने दिया है ये नारा, ये इतना ज्यादा इसका असर होगा कि बाहर वाले लोग भी अब इसका, दूसरे राज्य वाले इसका जिक्र करते हैं कि ये हमें बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा पर्ची खर्ची वाला। एक्चुअली में और किसी स्टेट में इतना ज्यादा सरकारी नौकरियों को लेकर क्रेज है नहीं। हमने गुजरात में काम किया, वहाँ लोगों को पता ही नहीं कि सरकारी नौकरियां इस तरह से पॉलिटिकल प्रेशर में या पॉलिटिकल प्रभाव में दी जा सकती हैं। राजस्थान में भी ट्रांसफर में पॉलिटिकल इंटरफेयर है, लेकिन सिलेक्शन में कोई बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं है। कई स्टेट हैं ऐसी जिनमें हमने देखा है कि वहाँ पॉलिटिकल इंटरफेयर सरकारी नौकरियों में नाम मात्र का है। हरियाणा में पॉलिटिकल इंटरफेयर रहा है। यहाँ तो ये मान के चलो कि चौधरी भजनलाल के राज में एक ऐसे व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया था जो, जिसका रोल नंबर पहले दे दिया गया होगा, वो आदमपुर का रहने वाला था, और इंटरव्यू के दो से पहले ही उसकी डेथ हो गई थी, उसका भी सिलेक्शन हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना प्रभाव यहाँ पर रहा होगा, हाँ, बहुत ज्यादा। इंटरफेयर अच्छा, रहा होगा। मुझे याद है परिणाम जब आने वाले थे तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी भूपेंद्र हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने, तब भूपेंद्र हुड्डा बोल रहे थे बहुत ज्यादा, देखो जीत को लेकर नजर आ रहे थे आश्वस्त की जीत रही है कांग्रेस, सीएम चाहे आला कमान डिसाइड करेगा, दोनों ने यही वर्ड्स यूज किए थे। पर एक चीज और उन्होंने बोला कि लाडवा सीट फंसी हुई है, सीएम की सीट खुद फंसी हुई है वहां पर। क्या वहां पर क्या था लाडवा सीट का, वो एक बार आप बताओ मुझे। मैं लाडवा में खुद काम कर रहा था, वहाँ कभी ऐसी स्थिति आई नहीं कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कभी पीछे रहे हो या कोई ऐसी बात थी। आप ये मान के चलो कि
जो वोट डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे 2,25,000 वोट थे, जिसमें 1.25 लाख वोट जो है वो बीजेपी के टेस्ट का था। मात्र जो है 75,000 जो वोट था वो या 75,000 जो वोट था वो इनके टेस्ट का था 2 लाख वोट में से। तो मेरा मानना ये था कि, और उसमें भी जो है डिवीजन हो गए हैं। पहला जो टिकट आया कांग्रेस का वो एक जाट को है, मेवा सिंह जी को। इनेलो का जो टिकट आया वो एक जाट को है, शेर सिंह बड़सामी जी को। तीसरा जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे वहां पे बड़े समाज सेवी हैं, चीमा जी, वो जट सिख बिरादरी से हैं। तो तीन टिकटें जो है, तीन लोग जो है वो ऐसे थे जो एंटी बीजेपी ग्रुप की वोटों को डिवाइड कर रहे थे। तो वहां जीत निश्चित थी, जीत बीजेपी बढ़नी ने भी थी। तो विनोद शर्मा ब्राह्मण चेहरा उतारा था यहाँ पर। कहाँ जे पे? जेजेपी ने भी तो लाडवा से शायद विनोद शर्मा को उतारा था ना, ब्राह्मण चेहरा। गलत नहीं? नहीं 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 नहीं, यहाँ जेजेपी का तो कोई यहाँ पर, अब की बार जेजेपी का तो कहीं भी कोई प्रभाव था ही नहीं। हम्म। कुछ सीटों पर जो है जहाँ इंडिपेंडेंट इनका प्रभाव था, जैसे डबवाली में जमानत बचा गए हैं, पूरे हरियाणा में कहीं और नहीं है। विनोद शर्मा जी तो बड़े जो नेता है, वो तो बीजेपी की टिकट पर लड़ रही थी उनकी वाइफ कालका से, और उनका बड़ा वहाँ चुनाव जीत गए वो लोग। जबकि यहाँ एक इंडिपेंडेंट गुजर वोट जो है वो 30-35 हजार वोट ले गया, जो हार का कारण बना यहाँ पे कालका में। तो बीजेपी ने लगभग 30-35 ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्ट कर रखे थे, जो जो समझ नहीं पाए कांग्रेस के लोग इस चुनाव को। ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही अपनी पीठ थपथपाते रहे, और चुनाव को इन्होंने खुद खराब किया है। मेरा मानना यह है कि अपनी गलतियों की वजह से कांग्रेस ज्यादा हारी है, कि हम्म। बीजेपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री ने बहुत मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संगठन ने बहुत मेहनत की है, और लेकिन बावजूद इसके मैं अभी भी यही कहूंगा कि बड़ा जो नुकसान किया है वो खुद कांग्रेस ने अपना किया है, अपने ही भार में गिरी है कांग्रेस। अच्छा, एक चीज और, अभय चौटाला क्योंकि इतने बड़ा चेहरा हार गए हैं, उनके हारने की क्या वजह है? मैं खुद इस बार समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि क्या फैक्टर रहा, क्योंकि उन्होंने जब बहुत, इस्तीफा दिया था उपचुनाव भी जीता था उन्होंने, अब ऐसा क्या हो गया एकदम? देखिए वहां पर जो बेनीवाल वो है वो लगभग 48 गांव हैं बेनीवालों के। जब तक दो बेनीवाल खड़े होते हैं, और एक बड़ी बात और है, एलनाबाद में 25,000 वोट अभय सिंह के हमेशा खिलाफ रहते हैं। वो कोई अभय सिंह के खिलाफ नहीं रहते, कोई भी बड़ा नेता किसी भी सीट पर चुनाव लड़ ले तो उसके खिलाफ जो है एक बड़ा खेमा ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज हो जाता है, बड़ी पावर के खिलाफ, अगेंस्ट पावर। तो बेनीवाल अगर दो खड़े होते हैं, जैसे पवन बेनीवाल को जिस दिन अभय सिंह ने अपनी पार्टी में ज्वाइन करा था, मैंने उसी दिन कह दिया था एक टीवी चैनल पे, मैं वो रिकॉर्डिंग मंगाने लग रहा हूँ अभी, कि अभय सिंह चुनाव हारेंगे अब की बार। क्योंकि बेनीवाल जो है वो सबसे बड़ी मजबूती होते थे कभी इनेलो की। और जब बाद में यहाँ से खुद इन्होंने चुनाव लड़ना शुरू कर दिया दो बेनीवालों ने, हमेशा दो के बीच में डिवाइडेशन रहा तो अभय सिंह जीते हैं। हम्म। और जब सिंगल खड़ा हो गया है एक भरत सिंह बेनीवाल, पवन बेनीवाल को इन्होंने अपने साथ मिला लिया, तो वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहे थे। अगर अभय सिंह को चुनाव वहां जीतना था तो पवन बेनीवाल को इंडिपेंडेंट खड़ा करना था, या किसी पार्टी की टिकट पर खड़ा करना था, तब वो यहाँ से चुनाव जीत सकते थे। अदरवाइज यहाँ जीत की कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं थी। वही 25,000 वोट जो इनके अगेंस्ट है, कंबोज वोट इनके खिलाफ रहता है, और बहुत सारी एंटी इनका रहता है इनका। और यही से इन जो गांव थे ये इधर के जो गांव है, मान के चलो कि कौन सा इलाका है यहाँ के टच के ये 47-48 गांव हैं जो बेनीवाल गोत्र के हैं, उनमें काफी दिक्कत रही है अभय सिंह को। तो निश्चित थी, यार पहले से ही पता था इस बात का कि अब की बार अभय सिंह चुनाव हारेंगे। अच्छा, जेजेपी को लेके आपने क्या भविष्यवाणी की थी? आपसे बात तो नहीं हो पाई उस दौरान, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, आपको लग रहा था कि जेजेपी का एक दो सीटें कुछ आएंगी इस बार? जेजेपी का तो कोई वैसा था, वो अगर ये लोग सत्ता में रहे हैं, अगर बीजेपी के साथ ही अलायंस में जाते तो हम्म। ज्यादा फायदे में रहते। और अगर अलायंस से बाहर हुए हैं, या इनको अलायंस से बाहर किया गया है, तो इनकी राजनीति समाप्त प्राय थी। अभी भी कांग्रेस के नतीजों ने जेजेपी को संजीवनी दी है। शायद ये इससे अगले, नहीं तो इससे अगले चुनाव में फिर से राजनीति में मुख्य भूमिका में आ जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा शायद अगले चुनाव तक बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहेंगे। हम्म। अभी 5 साल पड़े हैं, आयु का असर उनके आ सकता है। तो दुष्यंत के पास जो है अभी है 20 साल का समय। शायद अब की बार किसान आंदोलन का, पहलवान आंदोलन का, बीजेपी के साथ, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के बड़ी
मर्यादित टिप्पणियां करके फिर वापस बीजेपी के साथ जाना लोगों को शायद रास नहीं आया, जो उनका मुख्य जाट वोटर है उनको। तो देखते हैं आने वाली पीढ़ी में। वैसे जाटों के बारे में एक खासियत है कि वो अपने बच्चों को भी बता के जाते हैं कि इनसे सावधान रहना। इतना इतना राजनीति में सरवाइव करेंगे ये लोग। लेकिन ये है कि कांग्रेस का या भूपेंद्र हुड्डा का कमजोर होने का जो सीधा फायदा मिलेगा वो चौटाला परिवार को मिलेगा। और राजनीति में बड़ा करवट भी आएगा। अभी कुछ ऐसे युवा राजनीति में आएंगे जिनका राजनीतिक परिवारों से कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। शायद वो इन राजनीतिक परिवारों की जो लाल परिवारों का 50-60 साल से प्रभुत्व रहा है हरियाणा में, वो अब शायद समाप्त होने का समय आ गया है। हाँ, मैं मुझे ये लगता है आपसे कि जानना चाह रही थी कि चौटाला परिवार को लेके बात हो रही है, तो इनेलो का क्या प्रभाव आप देख रहे हो? अब कुछ है आगे चौटाला के लिए, इनेलो के लिए कोई फ्यूचर? जब सिंह चौटाला बीइंग ए मैन बहुत अच्छे आदमी हैं। वो शायद हरियाणा के पहले या दूसरे ऐसे आदमी हैं, शायद उनके ताऊजी रणजीत भी उसी कैटेगरी में आते हैं कि जो 150 देशों में हम्म। किसी भी काम के लिए फोन कर सकते हैं। तो बड़े प्रभावी हैं। लेकिन अभय सिंह की जो बोलबाणी मानी जाती है वो पॉलिटिकल नहीं मानी जाती। राजनीति के जो शब्दावली होती है या राजनीतिक जो व्यवहार होता है वो शायद उनका इतना अच्छा नहीं है। मुझे लगता था कि शायद कांग्रेस से जितनी लोगों की टिकट कटेगी, बीजेपी से जिन लोगों की टिकट कटेगी, उनमें से सबसे ज्यादा जो लोग जाएंगे वो अभय सिंह के पास जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर तक इन्होंने इंतजार भी किया मेरे ख्याल से। हालांकि लास्ट में तो उन्होंने कहा कि हमने काडर में ही टिकटें दी हैं, काडर में टिकटें देनी होती तो 10 दिन पहले दे देते, इतना इंतजार क्यों किया? दूसरों की टिकट देख रहे थे या दूसरों की इंतजार देख रहे थे? खैर मैं उनकी स्टेटमेंट पे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि अब की बार इन लोगों के पास खूब अच्छा मौका था। एक प्रकार से तो बीजेपी ने बड़ा स्पेस दे ही रखा था सिरसा में, तो अपने आप को पीछे धकेल लिया था। ये हम्म। मान के चलो कि सिरसा में से अगर निकाल दे तो बीजेपी तो लड़ ही 84-83 सीटों पर, 85 सीटों पर रही थी। उनको पूरा स्पेस दिया हुआ था वहां, कंडा को भी और इनको भी। अगर बावजूद इसके ये लोग वहां हारते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा भविष्य नहीं माना जा सकता। वैसे राजनीति में ऐसा कहना कभी उचित नहीं होता, किसी के बारे में टिप्पणी करना भविष्य के बारे में। पता नहीं कैसे हालात इन फ्यूचर हो जाएं। बिल्कुल, यानी हालांकि ये तो तो जब बात कर 2018 में दोनों अलग हुए थे वो भी हमने नहीं सोचा था शायद कि अलग हो जाएंगी पार्टियां, बढ़ जाएंगी। आपको लगता है अब ऐसा कि अगर इनेलो और जेजेपी एक होती है, यानी कि चौटाला परिवार अगर एक हो जाता है, तो फिर से वो दिन वापस लौटेंगे इनके जो हरियाणा में कभी राज करते थे? जो वोट बैंक श्वेता जी एक बार चला जाता है वो शायद लौट के बहुत कम वापस आता है। और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। एक बेनिफिट इनको इस बात का है कि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। हम्म। दीपेंद्र हुड्डा की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग गया है अब। तो इसका बड़ा फायदा अगर कोई लेने की स्थिति में है तो यही परिवार है, जो जिसके ऊपर जो है संख्या में बहुआती है। मान के चलो कि 43-44 सीटों के ऊपर जाट जो है वो डोमिनेट करते हैं। और अगर उनके साथ कोई भी हरिजन कास्ट या कोई भी अन्य कास्ट मिल जाए तो वो सरकार बनाने की स्थिति में होते हैं। तो बड़ी संभावना तो है, लेकिन देखते हैं क्या भविष्य में क्या रहता है। बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी शार्प पॉलिटिक्स है। अगर बीजेपी की पॉलिटिक्स का कोई मुकाबला कर सकता है तो मुझे लगता है वो आम आदमी पार्टी कर सकती है, क्योंकि वो भी स्टैटिक्स बेस बेस जो है वो निर्णय लेती है। और उनके पास स्टैटिक्स होते हैं, आंकड़े होते हैं, और उन आंकड़ों के आधार पर वो डिसीजन करती है। यहाँ तो कोई बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं कर रहे थे। शायद वो कांग्रेस के ऊपर ज्यादा निर्भर हो गए थे कि शायद अलायंस में हम लड़ेंगे, 5-6 सीटों के ऊपर हम लड़ेंगे, अच्छा प्रदर्शन कर लेंगे, इसलिए वो काम नहीं कर पाए और बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं बचा था। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का स्पेस बढ़ सकता है। इनेलो और जेजेपी जेएनजेपी का तो शायद इतना स्पेस बढ़ने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। आम आदमी बाकी पार्टी का क्या जिक्र बताएं। कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता का बयान सुन रही थी। उन्होंने बोला कि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, तो हरियाणा में हमारा अच्छा वोट बैंक है। खुद अरविंद केजरीवाल हरियाणा के बेटे होने का दावा करते रहे। हाँ, आम आदमी पार्टी अब तक क्योंकि 2 बार चुनाव लड़ चुकी है, एक भी सीट नहीं आई आम आदमी पार्टी की, या कोई भी अभी तक अस्तित्व अपना कायम नहीं कर पाई हरियाणा में आम आदमी पार्टी। एक्चुअल में आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में स्पेस ही नहीं बचा हुआ है। हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। और आम आदमी पार्टी का जो अभी तक यहाँ का संगठन रहा है वो उस कास्ट बेस्ड को सूट नहीं करता। पहले इनका एक ब्राह्मण इन्होंने अध्यक्ष बनाया था, फिर उसके बाद में अब सुशील
गुप्ता जी हैं। गुप्ता, अब अन्य जो वोट बैंक है वो नरेंद्र मोदी को वोट देगा या इनको देख के वोट देगा, और संख्या में भी बहुत कम है। ब्राह्मण भी जो है बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं करते हैं। ये मान के चलो कि एक बल्लभगढ़ सीट को छोड़ के कहीं और डोमिनेशन नहीं है, 8-10% वोट ये है हर सीट के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इन्हें अपना कास्ट बेस्ड जो है संगठन बनाना होगा, और उसके बाद हरियाणा में जीत के बारे में सोचना होगा। हाँ, कुछ बड़े लीडर्स को इन्होंने ज्वाइन किया था पंजाब के रिजल्ट्स आने के बाद में, लेकिन उन लोगों में से बहुत कम लोग इनकी टिकट के ऊपर लड़े हैं, शायद एक भी व्यक्ति को इन्होंने टिकट नहीं दी है। तो मुझे लगता है कि ये लोग कांग्रेस के ऊपर गठबंधन के उस पे रहे, जैसे जेजेपी का जो हालत हुई है वही आम आदमी पार्टी की हालत थी। जेजेपी डिपेंड थी बीजेपी के ऊपर, और आम आदमी पार्टी डिपेंड हो गई कांग्रेस के ऊपर, और दोनों ने एंड समय के ऊपर दोनों को झटका दे दिया, जिससे ये बहुत ज्यादा एक्सरसाइज यहाँ नहीं कर पाए। एक्सरसाइज करते तो शायद इनके रिजल्ट्स दोनों ही पार्टियों को और बेहतर हो सकते थे। हम्म। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपने बताई, मुझे खुद मजा आ रहा था सुनने में। और नई नई चीजें आप लोगों से पता चलती है। फिलहाल आपने इतनी सारी जानकारी, इतना सारा ज्ञान दिया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू श्वेता, आपको देख के अच्छा लगा।